जो अधिकारों की बात करते हैं, ऑल ब्लडी फ्रॉड्स। ये जो बकवास करते हैं ना, रिलीजन का कोई लेना देना नहीं, ऑल ब्लडी फ्रॉड्स। माय डियर सर, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके पिताजी कौन हैं, आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, तो आप आज क्या करोगे? जब 5.5 लाख हिंदुओं को वहां से रातों रात मस्जिदों से ऐलान निकाल दिया, चारों तरफ से आदमी मर गया। बता दे कि टेररिस्ट आया था तो फौज मारेगी, पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी, केस भी होगा कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। सर, आपने जैसे बताया कि आपने टेररिज्म को पनपते देखा है। हाँ, देखा है। मैंने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हिजबुल मुजाहिदीन ने आपके खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया था। जी बिल्कुल। तो वो क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि टेररिज्म से मेरा नाता सबसे पहले पड़ा था श्रीलंका में। बिल्कुल। IPKF गई थी और वहाँ उस IPKF में जब हम गए तो वहाँ का टेररिज्म और जम्मू कश्मीर का बहुत अलग था। अच्छा। क्योंकि वहाँ तो हमें कोई जानता ही नहीं था, हम रास्ते ही नहीं जानते थे, हमें ले जाके छोड़ दिया गया। आधी बार तो नक्शे भी नहीं थे, गाड़ियों LTT लिबरेशन ऑफ, जिसको इलम टाइगर कहते हैं ना, आपको सुना होगा, आपके बच्चों को शायद कम ही पता होगा। IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी। जो हम वहाँ गए थे और वहाँ जाने के बाद जब हम, क्योंकि वहाँ जंगल और समुद्र के किनारे की लड़ाई थी और LTT, दुर्भाग्य था कि वो कहते हैं कि बोए पेड़ बबुल के आम कहाँ से हुए। अब तालिबान किसने बनाए साहब? पाकिस्तान और अमेरिका ने। ये आज जितने टेररिज्म है किसकी देन है? ये अमेरिका और पाकिस्तान की। अमेरिकन ने सहारा दिया, पाकिस्तान ने बन पाया। LTT भी तो कुछ हद तक हमारी LTT से समझौता हुआ था कि हम आ रहे हैं आपका पीस अकॉर्ड कराने, और ऐसे फंसे। वहाँ का टेररिज्म की कहानी अलग है। पर आपका सवाल था कि कश्मीर को लेकर के, राइट? कश्मीर का हमने दौर देखा है। यस, कश्मीर में दौर मैंने आपको कहा ना, जिस दौर में हम 85 1 मार्च में मेरा जाना हुआ था और बर्फ़ बिल्कुल पड़ी हुई थी, पासेस क्लोज थे, और मैंने आपको बताया कि किस तरह वहाँ आवागमन कोई दिक्कत ही नहीं थी, अकेले घुमा करते थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम सैनिक क्या करते हैं जब टुकड़ी में रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं उस समय कितना माहौल रहा होगा। तो हमारे जब हथियार होते हैं ना, जब युद्ध की स्थिति नहीं होती है तो उन हथियारों को कोठ में रखा जाता है। किसमें? एक स्थान होता है जहाँ पर ताला लगा करके चेन में बांध करके सिक्योर रखा जाता है, क्योंकि बिना मतलब हथियार की यूज़ नहीं तो बाहर लेके क्यों घूमेंगे। अब आप जयपुर में सड़क पे फौजी घूमता है, हथियार लेके थोड़ी घूमता है। वो एक जगह रखा जाता है, उसको कोठ कहते हैं हम। और एक मैगजीन कहते हैं जहाँ गोला बारूद रखा जाता है। आप मानेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह की स्थिति, मैं उस दौर पे आऊँगा बाद में। जब हम पोस्टों पे रहते थे तो हमारे जो 2 संतरी होते थे, 2 ही होते थे। स्टैंड 2 के टाइम पर हम हथियार निकालते थे। अच्छा। स्टैंड 2 मतलब सेना में क्या होता है कि प्रैक्टिस की जाती है कि अगर दुश्मन आया तो आप कैसे कार्रवाई करोगे, अलर्ट हो जाओ मोड में। तो वो 2-3 बार होता था, जैसे कमांडर टाइम देते थे। जनरली सुबह अर्ली मॉर्निंग, शाम को, थोड़ा बीच में भी हो जाता था। तो हमारे जहां पोस्ट के ऊपर बता रहा हूं, आज जयपुर में भी ऐसा नहीं होता होगा। जहां सामने पाकिस्तानी 20 कदम पे उसकी पोस्ट है इधर, मतलब ये पहाड़ी आदि उसके पास, मतलब वो लाइन तो वहीं रुकी ना। एक आदमी हथियार लेके बैठा होता था, उधर का उनका भी, हम भी बैठे। बाकी सारे हथियार ताले चाबी के अंदर पोस्ट में रखे जाते थे। अब ये बात बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगी, यकीन नहीं होगा, पर मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने स्थिति देखी है, मैं स्थिति बता रहा हूं। और मुझे एक दिन याद है ये स्थिति, जब हम स्टैंड 2 करने लगे तो स्टैंड 2 के बाद में जब संडे आता था, संडे के दिन, आज भी संडे सौभाग्य से, तो हम क्या करते थे, हथियारों की सफाई करते, मेंटेनेंस होती है। तो उधर वो करते थे, इधर आमने सामने दिख रहा है, अपने बंदूक निकाल के हम साफ कर रहे हैं, और फिर वापस उसमें एक रजिस्टर में लिखते थे हथियार आ गया, कितने बजे आउट के। ये बड़ा प्रोफेशनल काम था। तो वो एक दौर था जहां सामने बैठे हुए भी चिंता नहीं थी कि कोई युद्ध की स्थिति आएगी। उसके बाद दौर आया, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट वहाँ गया था। हमारे टाइम में सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, लेफ्टिनेंट और कैप्टन ये नहीं होते थे, आजकल डायरेक्ट लगने लगे हैं कुछ। उसके बाद मैं गया वहाँ कश्मीर के अंदर एज ए कैप्टन गया। वो इसी इलाके में गया जहाँ मैंने आपको चुटाली की कहानी बताई। वहाँ गए तो वहाँ स्थिति अभी भी वैसी थी।
ये 91 की बात है। वैसे उग्रवाद पंजाब में भी मैंने देखा है, वहाँ भी मैं जब ये चुनाव हुए थे पहली बार और उग्रवाद वहाँ भी मैंने ड्यूटी की, पर उसके बाद हम कश्मीर चले गए। मैं कश्मीर के चेंज की बात कर रहा हूँ। 91 के अंदर जब हम मंदिर बुनियार गए, उसी उड़ी क्षेत्र में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बाकी कश्मीर के अंदर वो कॉन्वॉय चलने लग गई थी, प्रोटेक्शन आने लग गया था, पर जो ही उड़ी में पहुँचते थे, क्योंकि मैंने बताया वो पेट्रियाटिक बाहुल्य एरिया था, बॉर्डर एरिया था, वहाँ ज़्यादातर ये गुजर बकरवाल रहते थे और आज भी वही हैं। वहाँ अभी भी हथियार लेके हम नहीं जाते थे, बताओ आप। लाइक कॉन्वॉय आती थी, पर जो हमारा यूनिट का बेस था वो मंदिर बुनियार, और आगे फिर वो जाते जाते बॉर्डर में 3-4 घंटे लगते थे, सड़क होती नहीं थी, तो धीरे धीरे घोड़ों के मदद से। उस समय भी मुझे याद है जब मैं एज ए कंपनी कमांडर भी जाता था तो मेरे साथ एक सैनिक होता था और सैनिक के अलावा एक पोर्टर होता था जो हमारा सामान घोड़े के ऊपर लेके चलता था। कंपनी कमांडर की बात कर रहा हूं मैं। और हथियार लेके अभी भी हम एलओसी की तरफ नहीं जाते थे। मतलब बहुत बड़ी बात है सर, ये मानना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। और उस समय जब हम जबकि कश्मीर के अंदर हालात बिगड़ने लग गए थे, एक्सोडस हो गया था, वहाँ किलिंग शुरू हो गई, बट 91 था और अंदर बहुत तेजी से उग्रवाद, वो कुपवाड़ा के बाद की फिर आपसे मैं चर्चा करूँ, तो हम वहाँ बिना हथियार के जाते थे और वही कंपनी कमांडर के इलाके में आना जाना, बॉर्डर के ऊपर वो जो गांव रहते थे, अभी भी उनकी शादियों में जाते थे वो। मैं गांव की बात हुआ करता था, हाँ, बता करके सब आज शादी में जा रहे हैं, शाम को सुबह सब आ गए। ये कानूनी तो कहीं भी नहीं है कि भाई वो आप पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ। आपको नहीं बताया था तो आप कौन से कर लोगे? आप तो एक पहाड़ी पे बैठे हो ना, 4 आदमी, और गांव तो नीचे है। अब गांव अगर नदी किनारे जाएगा तो रात को आप एम्बुश वहां क्या लगाओगे? कोई सिचुएशन ऐसी थी नहीं। हम तो अपने डिफेंस के लिहाज से चोटियां पकड़ के रखते थे, और फौज का काम कोई एंटी स्मगलिंग थोड़ी होता है, वो पुलिस का काम है और तंत्र का काम है। तो मैं कहने का मतलब बड़ी उस समय भी वहाँ सिचुएशन ठीक थी। पर कश्मीर में क्या हो गया, गाड़ियाँ उड़ाना, फायरिंग चलना शुरू हो गया था। अच्छा। उसके बाद मैं गया 96 में स्टाफ कॉलेज के बाद में, जब हम वहाँ गए वो उग्रवाद का पूरा दौर था। कुपवाड़ा में मुझे आज तक याद है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने ऑफिस में नहीं जा सकते थे। अच्छा। पुलिस चौकियों में आर्मी की मदद चाहिए होती, पुलिस चौकियों के हथियार मार के ले जाते थे। बट क्योंकि अब इट वॉज रियली बैड। हम जब निकलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि शाम को एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होता था, गाड़ियों पे होता था या आपस में होता था। और वो मुझे याद है 96 जनवरी, 26 जनवरी का दिन था, मुझे याद है, बर्फ गिरी होती थी उस दिन। जब पहले एक ऑपरेशन में हम रात को गए, हम रात को निकलते थे। अब सिचुएशन बदल चुकी थी। अब प्रॉपर गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां, एक आगे प्रोटेक्शन गाड़ी, एक पीछे प्रोटेक्शन गाड़ी, एक आपकी गाड़ी, और उसके अंदर भी नाइट विजन्स आ गए थे, प्रोटेक्शन आ गए थे, रास्ते को खोलने की कार्रवाई आ गई थी, डॉग स्क्वाड्स आ गए थे, प्रॉपर आरओपी लगती थी, रोड ओपनिंग पार्टी, दोनों तरफ पिकेटिंग। अब तो पूरा का पूरा टेररिज्म एट पीक था। आप जब आपकी पोस्टों पे भी हमले होने लगे थे, इतना बड़ा मनोबल बढ़ गया। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो आपके किसी ऑपरेशंस के अंदर? नहीं, ऑपरेशंस तो बहुत थे, पर मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि देखिए अब होता क्या था उस दौर के अंदर, क्या हो गया। मैं आपको एक छोटी सी एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो जब इतिहास लिखा जाता है ना, तो मैं मानता हूं आधा झूठा है। असली योद्धा होते हैं वो तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो अपनी कहानी कहां से लिखेगा? बिल्कुल। और जो कहानियां लिखते हैं, मैं किसी पे चिन्हित नहीं करना चाहता हूं, पर मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा रहा हूं। बहुत कम होते हैं असली योद्धा जो जिंदे बच जाते हैं, या वीर योद्धा की लड़ाई को देखते देखते वो उसको सौभाग्य नहीं मिला उस तिरंगे में लिपट के आने का। और मैं मानता हूं मेरा भी सबसे बड़ा दुख यही रह गया जीवन का, क्योंकि सारे काम तो वो कर रहे थे, पता नहीं फिर भी जिंदे कैसे वो तिरंगे का मौका हमें नहीं मिल पाया। और मैं आज भी महसूस करता हूं कि इस जीवन में जो अब मैं कार्य कर रहा हूं, जो समाज की अपेक्षाएं हैं, जो देश की अपेक्षाएं हैं, घर वालों की अपेक्षाएं हैं, मैं सब स्वार्थी मानता हूं। आज भी सामाजिक जीवन में कोई भी व्यक्ति मेरे को इसलिए नहीं चाहता है कि मैं उसका भला नहीं करूं। पीपल हैव बिकम सो सेल्फिश। वो तिरंगे में आना तो सम्मान की बात थी, और उसके बाद हमें क्या लेना था दुनिया में अपनी, तो वो एक गम रह गया। बट देखिए वो जो स्थिति की जो हम चर्चा कर रहे थे ऑपरेशंस की, तो रोज ये हालत होती। पर एक किस्सा आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, 2 बताना चाहूंगा उस टेररिज्म की। बिल्कुल सर।
पहला किस्सा तो मैं बताना चाहूँगा कि 2-3 मेरे अब जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर हम रात को ऑपरेशन करते थे और उस समय तक उग्रवाद में क्या फॉरेन मर्सनरीज आ गए थे। देखिए ये बहुत बड़ी साजिश है जो आजकल के जो बकवास करते हैं ना ये टीवी पे, क्या बोलते हैं वो कौन सी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो लिबरल गैंग जो अधिकारों की बात करते हैं, ऑल ब्लडी फ्रॉड्स, ऑल फ्रॉड्स। और मैं तो कहता हूं जो हमारा संविधान बना है ना उसके अंदर भी कुछ ऐसी खामियां रहेगी कि ऐसे देशद्रोहियों को हम स्पेस देते हैं। अब देशद्रोही कोई एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी और एक वर्क करने वाला नहीं है, हर डिपार्टमेंट में है। आप कई पॉलिटिशियन देख लो जिन्होंने देश को बेच डाला, पर वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स है इसलिए चलता है। भाई ब्लडी पॉलिटिक्स, आप बताओ। बिल्कुल सर, अगर उसने ऐसा काम किया तो उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यू कांट जस्टिफाई दैट। हम कश्मीर में हमारे लाखों की तादाद आदमी मर गए। जो आज के बच्चे हैं ना कश्मीर के, जो पैदा हुए थे 96 में, मैं आपको भी कहानी सुना रहा था वो अच्छी। अब मैं आपको कुपवाड़ा की कहानी सुनाऊंगा एक ऐसी, मैं भूल जाऊं नहीं, आप पूछिएगा एक बच्चे की कहानी। आज जो बच्चा कुपवाड़ा में 96 में पैदा हुआ है आज 30 साल का हो रहा है। आपको बता दूं उस दौर में यह हालत होती थी जब फौज, हम ऑपरेट कैसे करते थे, दिन में तो ऑपरेट करने की बहुत कम चांस होते थे, तो रात के समय में ऑपरेट करते थे। आप सोचो 4-4 फीट बर्फ, अनजान इलाका, और हर जगह जब हम जाते थे कितना। पर आप उसकी सोचो जिस घर में, अब देखिए टेररिज्म क्या है, ये तो सबसे बड़े देश के गद्दार थे ना, ये राजनेता थे। आदमी, सामान्य आदमी को मैं नहीं मानता टेररिस्ट। अरे वो तो जयपुर में भी तो गुंडे हैं, यहां मर्डर नहीं होते क्या, यहां लूटपाट नहीं होती क्या। पर देखिए वहां जो एंटी नेशनल बैठे थे वो एक बहुत पुराना नैरेटिव है। अब मैं समझ सकता हूं वो देश के उन राजनेताओं को इंटरनेशनल साजिश भी मानता हूं मैं। ये राष्ट्रीय नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। आप एक बताओ, मेजर ब्राउन का नाम नहीं सुना होगा आप बच्चों ने। मेजर ब्राउन था गिलगिट बाल्टिस्तान में 47 के अंदर, जब महाराजा ने जम्मू कश्मीर एक्सीड कर लिया। एक मेजर यार, वो जाके महाराजा को वो जो उनके महाराजा हरि सिंह जी के घनसारा सिंह थे, ब्रिगेडियर घनसारा, वो जहां वहां के गवर्नर थे गिलगिट बाल्टिस्तान जो आज पाकिस्तान में है। अच्छा। और उसने उसको अरेस्ट कर लिया। जो कुछ मुस्लिम जो थे उनकी आर्मी में, उन्होंने सरदारों को मार दिया, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर राइफल में सरदार और मुसलमान थे। तो ये जो मिल करके और वहां झंडा पाकिस्तान का फहरा दिया। जबकि आपको बता दूं ये 47 की बात है, देश के विभाजन के बाद। एंड प्लीज बाय मिस्टेक मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, देश के युवाओं को आज भी देश को आजाद मानने की गलती मत करो। मैंने पूरा दौर देखा है, आप मेरी बात पे विश्वास करें। ये गद्दारों के काम थे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और स्वीकार नहीं करेंगे हम। क्योंकि मेजर वहां गया 47 के अंदर, आपको पता है क्या हुआ? पाकिस्तान ने हमसे बेहतर किया, देश तो टूटा, पर उन्होंने कहा इस अंग्रेज को हम हमारा सर्वाधार नहीं बनवाएंगे। पर सौभाग्य से दुर्भाग्य पाकिस्तान का भी क्या था, आर्मी तो अभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर थी ना। बिल्कुल, तो गवर्नर जनरल वही रहे, तो कंट्रोल माउंटबेटन का ही था। बिल्कुल। एक बात बताओ, अब मैं समझता हूं एक मेजर साहब की क्या मजाल हो सकती है कि वो एक जाके ऑपरेशन लॉन्च कर दे और लॉन्च करके पाकिस्तान का झंडा फहरा दे, माउंटबेटन को पता नहीं हो। ये कितना देश में फॉल्स नैरेटिव है। और 95% फौजी भी इन बातों से अविघ्न है। बिल्कुल, क्योंकि अनलेस यू स्टडी हाउ विल यू नो। बिल्कुल सर। और उसके कारण तो इस तरह जो देश के साथ जो खिलाफ वाली जो चीजें थी ना, ये उन लोगों के काम थे। अब उस दौर में देखिए, अब मैं बताऊं आदमी क्या करेगा यार। टेररिस्ट, मैं आपको बताऊं 90 में आपको याद होगा 18-19 जनवरी की रात थी। बट वहां जो, अब आप सोचिए टेररिस्ट आ गए। हाँ, एक दौर कैसा है 91 में, गाड़ियां भर भर के गांव वालों की पाकिस्तान जाती थी। 10 दिन जाते थे, ट्रेनिंग करके आते थे। और वो वहां जाने का सिस्टम क्या था, जाओ बच्चों को पकड़ो और उनको एक हथियार, 2-4 मैगजीन, कुछ ग्रेनेड्स दे करके फोटो खींच करके उसको लेबल कर देते थे कि मजबूर ब्लैकमेल के लिए। एक दौर था। और उस दौर का मुझे इसलिए पता है कि जब मैं वहां कंपनी कमांडर कर रहा था तो ये चीजें सुनने में आती थी। पर अब सरकार में कहां हिम्मत कोई ऐसी बात स्वीकार कर ले। सब तो नौकरी के चक्कर में होते हैं साहब। बिल्कुल। अब मैं आज भी आपके साथ कह रहा हूं, मैं तो अपने आप को उस उम्र से पार मानता हूं जो अब देश की सेवा ज्यादा नहीं कर सकता, पर देश को सच्चाई तो बता ही सकता हूं। बिल्कुल। और सच्चाई ये है कि मेरे जीवन काल में मुझे ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो देश को ऊपर रखते थे, अपने आप को नीचे रखते थे बहुत कम। वो तो चले गए तिरंगे में।
और जो देश का ड्रामा करते थे, देश मेरे लिए बड़ा है खुद मैं छोटा हूं, वो ऐश कर रहे, सदियों से होता आया है। और वहां जब आप सोचो इस तरह का माहौल बन गया, और फिर जब एक घर में 10 आदमी घुस जाएं, आप अब कश्मीर में क्या देखिए, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, एक घर में जाने के लिए आधा घंटा लगता है, और जब तक उस घर में कोई जाएगा, फौज तो हर गांव में तो नहीं बैठ सकती ना, पुलिस तो डिफंक्ट हो चुकी थी 90 के बाद, जब 5.5 लाख हिंदुओं को वहां से रातों रात मस्जिदों से ऐलान निकाल दिया। ये बहुत बड़ी नैरेटिव थी, देश आज भी नहीं समझ रहा है, आज भी कहता है इतिहास। आप जैसे युवा क्या कहते हैं, सर व्हाट इज देयर इन हिस्ट्री। माय डियर सर, अगर आपको ये नहीं पता कि आपके पिताजी कौन है, आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, तो आप आज क्या करोगे। आप ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो कि आपके पूर्वजों के साथ अन्याय किया, जिन लोगों ने अन्याय किया आज आप उनको बड़ा मान रहे हो। देश को तोड़ने वाला कभी बताओ हो सकता है? कहानियां सुनाएंगे, मजबूरी थी तो किसने बोला था लीडरशिप कर, किसने न्योता दिया था? मजबूरी, ये सब फसाड है। और आज भी अब देखो, पहाड़ ऐसे ऐसे लोग रहते थे, अब वहां टेररिस्ट 10 घुस गए, बेचारा वो क्या कर ले जी, उसको तो खाना भी खिलाना है। बता दे कि टेररिस्ट आया था तो फौज मारेगी, पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी, केस भी होगा कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। चारों तरफ से आदमी मर गया, बिकॉज ये सिस्टम ऐसा बनाया वहां की गवर्नेंस ने। शुक्र है आज की सरकार इनको नंगा तो कर रही है, और मैं तो कश्मीर में जाके कहता हूं इनको कि जेल के बाहर है क्यों ये,